नमस्कार दोस्तों, S2OK स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ 8:30 बजे हम लोग की लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लोग टॉप 25 जीके को फुल डिटेल में इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा चैलेंजिंग है कि आप 25 में से सिर्फ 15 का आंसर दे दिए तो आप जीनियस हैं। तो इस चैलेंज को क्या आप सभी लोग लेने के लिए तैयार हैं? यस या नो में आंसर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आप लोगों के साथ चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम पर पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज के चैलेंज के साथ सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? आपका ऑप्शन ए, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करता। ऑप्शन बी, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो है ए और बी की केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना है ये, और दूसरे वाले में क्या है, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित और स्थानांतरित। जैसे कि एक सीरियल पोर्ट किसी डाटा को कंप्यूटर में भेजने या कंप्यूटर से बाहर निकालने का कार्य है। तो ये ट्रांसफ़र करता है और ये इन करता है इसको। जैसे यूएसबी है, इसका एग्जांपल के लिए यूएसबी जो है, इससे हम लोग डाटा भेज भी सकते हैं और इससे डाटा संग्रहित भी कर सकते हैं। तो एक सीरियल पोर्ट ए और बी सी दोनों कर सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक के क्लीनर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, उत्पादक। ऑप्शन बी, कंज्यूमर्स। ऑप्शन सी, विघटक। ऑप्शन डी, मांसभक्षी। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। सभी क्वेश्चन हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विघटन। जो विघटन है वो विघटक यहाँ पे क है, विघटक ये क है। जो विघटक होते हैं, विघटक में क्या क्या आते हैं, जैसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, कवक हैं, प्रोटोजोआ है, इन सभी को विघटक कहा जाता है। और ये मृत पौधों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को जटिल कार्बनिक यौगिक से साधारण में अपघटित करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए, H.G. वेल्स। ऑप्शन बी, जॉर्ज बूलर। ऑप्शन सी, राल्फ ग्रिफ्थ। ऑप्शन डी, H.H. विल्सन। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि जो मनुस्मृति है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बूलर ने। इसका डिटेल थोड़ा देख लीजिए। जो मनुस्मृति है हिंदू विधि की प्रथम पुस्तक है। मनुस्मृति क्या है? हिंदू विधि है। जो उसकी प्रथम पुस्तक क्या है? तो मनुस्मृति है, जिसकी रचना गुप्त काल में की गई थी और इसको अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बूलर ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, ज्ञान प्रसारक मंडली वयस्क शिक्षा संगठन की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, बिपिन पाल। ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि और भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़ सकें। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसार मंगली की स्थापना 17वीं सदी का उत्तरार्ध दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो कौन किया था? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी, BC चटर्जी। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि जो हम लोग की भारत माता की तस्वीर है वो किसने बनाया है। सभी लोग जरूर आंसर करें, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना आंसर जरूर किया कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही भारत माता की जो तस्वीर है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 ईस्वी में बनाया था। इसको भी याद रखिए कि कब बनाया था। तो 1905 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर को बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन है, इनमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी, BD सावरकर, ऑप्शन सी, शरत चंद्र, ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर किया कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर ने कमला महाकाव्य की रचना की। BD सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है? विनायक दामोदर, विनायक हो गया, दामोदर सावरकर, दामोदर और ये लास्ट वाला सावरकर। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही जो सेलूल जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो काला पानी की सज़ा के दौरान ये जेल में ही रचना दीवार पर कर दी थी कमला महाकाव्य की। इन्होंने दीवार पे ही पूरा महाकाव्य को लिख डाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय ... का जाता है, यानी किसको जाता है? ऑप्शन ए, क्वीन शी हुआंग, ऑप्शन बी, फहियान, ऑप्शन सी, क्यूजोंग अथवा ह्यून ट्रेसेंग, ऑप्शन डी, इजिंग। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें कि जो चीन की दीवार है उसको निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन शी हुआंग ने चीन की दीवार का निर्माण का श्रेय लिया है। और ये दीवार क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी कि ये चीन की विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा करने के लिए बनवाया गया था। प्रसिद्ध चीन की दीवार का निर्माण 220 से 206 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट किंग शी हुआंग के काल में हुआ था। जो ये किंग शी हुआंग है इन्हीं के काल में हुआ था। कब हुआ था? 220 से 206 ईसा पूर्व। ये याद रखिए कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है और ईस्वी सीधा चलता है। तो ये कंफ्यूज ना होइए इसको कि हम लिखे हैं कि 220 से 206 उल्टा। ये उल्टा नहीं है, वो उल्टा चलता ही है। BC उल्टा चलता है ईसा पूर्व और ईस्वी सीधा चलता है।
यानी कि ये ईसा के जन्म से पहले का समय है और ईसवी ईसा के जन्म से बाद का समय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग डिटेल पे भी अच्छे से ध्यान दिया कीजिए ताकि और भी इन क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होते जाएं। तो बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। भारत में केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है। ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधान सचिव, ऑप्शन डी राज्य प्रमुख। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो आर्टिकल जो है 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी जान लें। और वहाँ पे का प्रमुख कौन होता है, तो उपराज्यपाल होता है। जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और नवगठित जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में उपराज्यपाल एवं शेष केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के पद का गठन किया गया है। राज्य में राज्यपाल एवं केंद्र में उपराज्यपाल का पद होता है। राज्य में कौन होता है, राज्य में होता है राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है, तो उपराज्यपाल। जैसे कि हम लोग का कश्मीर है, वहाँ पे मनोज सिन्हा जी हुए हैं उपराज्यपाल, तो यहाँ पे इनका शासक चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश 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 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। 124 से 147, 128 से 148, 122 से 147, ऑप्शन डी है 128 से 147। जल्दी जल्दी आंसर दें। सभी लोग आंसर जरूर करें। दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जितने भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 124 से 147 के बीच में। ये सभी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया का वर्णन 124 से 147 के बीच में है। और ये भी जान लीजिए कि जो संविधान का भाग 5 है वो सबसे बड़ा भाग है, इसी के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड, ऑप्शन बी इंडियन पब्लिक कोड, ऑप्शन सी भारतीय पीनल कोड, ऑप्शन डी भारतीय डाक कोड। आपको बताना है कि जो आईपीसी है यानी कि आईपीसी जो धारा लगती है उसका पूरा नाम क्या है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। दोस्तों सभी क्वेश्चन हम लोग ध्यान से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे और डिटेल पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों के साथ आपको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग डिटेल पे भी अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भारतीय पीनल कोड, आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंडियन पीनल कोड जो है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आईपीसी। जो आईपीसी है या हम लोग का ये वाला, इसी को इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। भारतीय पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता। और इसका निर्माण कब हुआ था,
1860 ईस्वी में। इसका कब निर्माण हुआ था? आईपीसी का 1860 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, जॉर्ज लैमेंटर का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी विद्युत धारा खोज से, ऑप्शन सी डीएनए अम्ल की खोज से, ऑप्शन डी सौर प्रणाली की खोज से। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत बोलते हैं, वो है। तो महाविस्फोट का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इससे क्या हुआ था? ब्रह्मांड की उस उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत यानी महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ था। प्रतिपादक इसके कौन थे? जो बेल्जियम के हैं, खगोलविद हैं, यही जॉर्ज लैमेंटर। ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं। बेल्जियम के ये खगोल वैज्ञानिक हैं जिनका नाम जॉर्ज लैमेंटर है। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था यानी महाविस्फोट के सिद्धांत को दिया था। इसी सिद्धांत पे हम लोग का सौरमंडल है, महाविस्फोट जब हुआ था तो सौरमंडल का निर्माण हुआ था और सूर्य, तारे और जितने भी ग्रह थे उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसी थ्योरी में समझाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी है उस पर दूसरा बताना है, पहला नहीं बताना है, दूसरा बताना है कि सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। और पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे सर्वाधिक प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है पृथ्वी पर? तो 46.80%। ये तत्व की बात हो रही है, ना कि ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। ऑक्सीजन गैस की बात होती तो 21%, लेकिन ये तत्व की बात हो रही है। ऑक्सीजन तत्व कितने पाए जाते हैं? 46.80। ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। और सिलिकॉन ये दूसरे नंबर पे प्रचुर तत्व है। इसकी मात्रा पृथ्वी पर 27.72% है। कितना है? 27.72% है। तो इसको भी याद रखिएगा। पहले नंबर पे सिलिकॉन, उसकी मात्रा 27.72%। पहले नंबर पे ऑक्सीजन 46.80, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन जो 27.72 है। ये दूसरे नंबर पे सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। और ऑक्सीजन गैस की बात करेगा तो वो 21% है। और आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि जो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है मात्रा में? पहले नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं हमें। हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि इसके साथ और भी क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाए, और समझ समझ के पढ़ें क्योंकि आगे ये क्वेश्चन तैयार रहें। तो आप लोगों को बता दें, जो हम लोग का वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ये ऐसे है। ये कितना पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है ये वायुमंडल में, 78%। और ऑक्सीजन बताए ही अभी 21%। बाकी और भी गैस पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 13वां क्वेश्चन है,
ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी पोलैंड। जल्दी जल्दी आंसर करें। दोस्तों हम आपको बता दें, हम लोग क्विक रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आज क्विक रिवीजन करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए क्विक रिवीजन नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन को एक बार में ही अच्छे से याद कर लें, और अगर क्विक रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप लोग प्लेबैक में जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं फास्ट मोड में करके। तो आप लोग क्वेश्चन को समझते हुए और फुल डिटेल के साथ पढ़िए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड में। कहाँ है? ब्लेडा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पे है? पोलैंड में है। और ये कितने 32 वर्ग किलोमीटर 32 वर्ग किलोमीटर में बस फैला हुआ है। कितने में? ब्लेडा रेगिस्तान है जो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जाना जाता है? ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी अस्फीति, ऑप्शन सी स्फीति, ऑप्शन डी मूल्यह्रास। आप लोगों को बताना है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक जो मंदी होती है, यानी कि गिरावट होती है, वो किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। उस दर्दनाक मंदी को क्या हम लोग बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। इसका डिटेल सुन ले। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता एवं जनता की क्रय शक्ति में कमी हो, या लगातार तिमाही तक जीडीपी जो है वह ऋणात्मक वृद्धि हो, तो उसे मंदी कहते हैं। मंदी किसे कहते हैं? लगातार 3 महीने तक जीडीपी नीचे गिरती रहे तो उसे मंदी कहते हैं। और जब मंदी लंबी और गहरी हो जाती है तो वह अवस्था में अर्थव्यवस्था में क्या पैदा हो जाता है? अवसाद पैदा हो जाता है। जब मंदी ज़्यादा दिन तक हो जाती है तो वो अवसाद हो जाता है, यानी कि महंगाई ज़्यादा हो जाती है। यही अवसाद के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन है, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश 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 तक हुआ। ऑप्शन ए 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच, ऑप्शन बी सी 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच, ऑप्शन डी 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि जो म्यूरल पेंटिंग्स है उसका निर्माण भारत में कब विकास हुआ? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो म्यूरल पेंटिंग्स है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विकसित हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16वां क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश 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 प्राप्त करती है, यानी कि क्या प्राप्त करती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ताप ऊर्जा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि जो एक गतिशील वस्तु है वह अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो एक गतिशील वस्तु है उसमें क्या प्राप्त होता है? हम लोग को गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गतिज ऊर्जा। सभी लोग एक बार कमेंट करके गतिज ऊर्जा का सूत्र बताएं हमें कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है
यानी जो गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, सीधी सी बात है, उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को हम लोग किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में। इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, यानी 1/2 mv स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो गतिज ऊर्जा है यह कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है गतिज ऊर्जा? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है हम लोग का जूल होता है। ये भी आप लोग इसके साथ साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 17वां क्वेश्चन है, एक ब्लीटिंग पेपर स्याही किस क्रिया द्वारा सोखता है? ऑप्शन ए स्याही सुखाकर, ऑप्शन बी केशिका क्रिया, ऑप्शन सी ठोसकरण क्रिया, ऑप्शन डी हिमीकरण क्रिया। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें कि जो ब्लीटिंग पेपर है, स्याही जो हम लोग का गिर जाता है, उसको हम लोग किस क्रिया के द्वारा सुखाते हैं? तो सोख लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया के द्वारा। केशिका क्रिया क्या होता है? ये केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। केशनली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। तो जो केशनली होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे लालटेन है और जो डिबरी होता है, लैंप होता है, तो लैंप में ऐसे बत्ती होता है, ऐसे ज्वाला जल रहा है, इसमें तेल हम लोग का कहाँ होता है? नीचे होता है, और ये धीरे 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 ऊपर चढ़ता है। तो ये किस कारण होता है? केशिका के द्वारा। ये नीचे नीचे सोखता हुआ ऊपर बढ़ता है। वही जो बता रहे केशनली है, तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही केशिका क्रिया कहलाती है। लालटेन में हो गया, फिर हो गया हम लोग का पेड़ पौधे हैं जो शाखाओं में खनिज लवण है, पेड़ है हम लोगों का, तो पेड़ ऐसे है, तो नीचे हम लोग कोई पानी नीचे सोखता है तो धीरे धीरे कहाँ चढ़ जाता है? चारों तरफ सभी पेड़ पत्तियों में पहुँच जाता है। तो किस क्रिया के द्वारा ये पहुँचता है? केशिका क्रिया के द्वारा सभी पहुँचते हैं। इसी तरह पेपर पर जो स्याही डालते हैं हम लोग, उसको सुखौता से सुखाते हैं और वो सोखता है, तो धीरे धीरे सोखता है। तो किस क्रिया के द्वारा सोखता है? केशिका क्रिया के द्वारा। इसी को केशिकत्व का क्रिया भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कार हेडलाइट, ऑप्शन बी फ्लैश लाइट, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी बाइस्कोप में। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि किस में बस केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्वेश्चन को फुल डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आए तो कर भी लें, और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप लोग कर लें। तो फुल डिटेल पे भी आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को उनके बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। इसे आवर्धन लेंस भी कहते हैं। इसे आवर्धन लेंस भी कहते हैं। और आपको बता दें, दिया है पहला ऑप्शन कार हेडलाइट। तो कार के हेडलाइट में कौन से होता है? जैसे कि कार की हेडलाइट फ्लैश लाइट है हम लोगों का। और क्या होता है? और इसमें कौन सा दर्पण होता है? इसमें अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण लगा होता है इनकी हेडलाइट में। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो उसका राइट आंसर उस टाइम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और यदि पूछता है केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 19वां क्वेश्चन है, मिश्रित प्रकृति में क्या हो सकता है? ऑप्शन ए समांगी,
ऑप्शन बी विषमांगी, ऑप्शन सी समांगी और विषमांगी दोनों, ऑप्शन सी यौगिक। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दें कि जो मिश्रित प्रकृति होती है इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी दोनों। मिश्रित का मतलब ही होता है कि समांगी और विषमांगी दोनों के मिक्स को हम लोग मिश्रित बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान हो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का मिश्रण है, नमक को पानी में घोलेंगे, नमक को यदि हम लोग कहाँ घोलेंगे, पानी में, तो ये पूरी तरह से घुल जाएगा। इसको अलग अलग हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो ये कैसा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विषमांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे रेत है, यानी कि हम लोग बोलते हैं क्या, रेत को बालू, बालू में यदि हम लोग क्या मिलाते हैं, कोई जल मिला देते हैं, जल को ही ले लेते हैं, तो बालू में हम लोग जल मिलाएंगे तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। या पेट्रोल को जल में मिलाएंगे, पेट्रोल को हम लोग यदि जल में मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। क्योंकि पेट्रोल कहाँ ऊपर तैरता हुआ मिलने लगेगा और जल नीचे रहेगा, तो ये मिक्स नहीं हो पाता है अच्छे से, इसलिए विषमांगी मिश्रण करते हैं। तो और मिश्रित किसके बोलते हैं, जो समांगी और विषमांगी दोनों होता है, तो इसकी प्रकृति दोनों हो सकती है, इसीलिए मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है। ऑप्शन ए समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। सभी लोग आंसर करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोग का जो छवि है यानी कि प्रतिबिंब, छवि यानी प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वो हम लोग को कैसा दिखेगा, छोटा प्रतीत होता हुआ दिखेगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जो है बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो होते हैं बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, उन लोग अपने दुकान में कौन से लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं, ताकि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखे और उसको बनाने में आसानी हो। और हम लोग भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और उत्तल दर्पण साइड मिरर होता है, जो गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, इसके साइड में जो बगल में शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। और इसलिए होता है कि छोटे से दर्पण है, उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब दूर तक खींच लेगा, तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और यदि उसमें अवतल दर्पण लग जाएगा तो ये इतने से छोटा से शीशा में सब बड़ा बड़ा दिखेगा, तो ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। और समतल दर्पण का जो है यूज, इसका प्रकृति क्या है, तो समतल दर्पण की प्रकृति है ये, इसमें वस्तु इसके बराबर बनेगा, वस्तु क्या बनेगा, बराबर बनेगा, इसके बराबर बनेगा और समान दूरी पर बनेगा, समान दूरी पर बनेगा, ये भी याद रखिएगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन ए है जेनान, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी क्रिप्टान, ऑप्शन डी आर्गन। जल्दी से सभी लोग आंसर करें कि इनमें से कौन सी अजनबी गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जीनान को हम लोग अजनबी गैस कहते हैं। जीनान क्या है, अजनबी गैस है। और ये कैसी गैस है, अक्रिय गैस है, अक्रिय। जीनान कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। और ये तीनों भी अक्रिय गैस है, लेकिन ये अजनबी गैस नहीं है। अजनबी गैस कौन है, तो जीनान है। जीनान की खोज किसने की थी,
सभी लोग कमेंट करके बताएं हमें, जल्दी जल्दी एक बार आंसर करें कि जिनान की खोज किसने किया था और कब किया था। और जिनान का परमाणु क्रमांक भी आप लोग बताएं। जिनान को हम लोग XE से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 54, इसीलिए तो यह अक्रिय गैस है, सभी कोष पूर्ण है, तो इसका परमाणु क्रमांक 54। और इसको की खोज किसने की थी, तो विलियम रैमजे, वह एक और है मारिस ट्रेवल्स, रैमजे और मारिस ट्रेवल्स। और इन लोगों ने कब मिलकर दोनों लोग ने किया था, तो 1898 ईस्वी में किया था। ईस्वी में जिनान की खोज की थी और इसका परमाणु क्रमांक हम बताए आप लोगों को 54 है। इसको XE से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जिनान का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कमेंट करके हमें बताएं जल्दी से। सभी लोग एक बार कमेंट करें कि जिनान गैस का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जिनान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फुल डिटेल हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिनान गैस का उपयोग हम आप लोग को बता दें, जो फ्लैश लाइट होता है, फ्लैश लाइट उसमें किया जाता है। फ्लैश लाइट हो गया आपका, विद्युत विसर्जन जो नालियों होता है उसमें हो गया, आर्क लैंप हो गया, उसमें किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन है, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेढक, इन 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है। तो जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घोड़ा। ये समुद्री घोड़ा किसका प्रकार है, ये मछलियों के प्रकार में आते हैं, मछलियों के प्रकार में आते हैं। जबकि मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ये किसके प्रकार में आते हैं, टेंड्रापोडा। जो टेंड्रापोडा होते हैं, टेंड्रापोडा एक होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मगरमच्छ आता है, कछुआ आता है, मेढक आता है, हम लोग का छिपकली आती है और सर्प आते हैं, और हम लोग भी टेंड्रापोडा में ही आते हैं, यानी कि मनुष्य भी किस में आते हैं, टेंड्रापोडा। और बाकी ये जो समुद्री घोड़ा है ये किस में आता है, तो ये मछलियों की श्रेणी में आता है। किसमें, मछलियों की, मत्स्य, जो मत्स्य होती है मछली, इनकी श्रेणी में आता है। तो इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, जो तीनों से अलग अलग है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक प्रकार और है इसका तरीका, जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, मेढक है, ये तीनों उभयचर हैं। उभयचर यानी कि जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, कछुआ भी, मेढक भी और मगरमच्छ भी। और जो समुद्री घोड़ा है वो सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, यानी कि मछलियों का प्रकार समुद्र में ही पाया जाता है। और ये बाकी जो है स्थल पे भी आ जाते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग अंतर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 23वां क्वेश्चन है, डैश 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 मानव ने अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी कि मनुष्य में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। जल्दी जल्दी आंसर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर यानी कि जिगर, यकृत, इसी को हम लोग यकृत बोलते हैं। लीवर इंग्लिश शब्द है, यकृत बोलते हैं, इसी को जिगर बोलते हैं हम लोग, जिगर। ठीक, यही जो है हम लोग को
अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? तो लीवर करता है, यानी कि यकृत, इसी को हम लोग जिगर भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, भू स्थित उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कर दें इसको कि जो उपग्रह होते हैं भू स्थित, यानी कि पृथ्वी के समान जो घूम रहे हैं कोई भी उपग्रह है, वो इसकी दिशा किधर से किधर घूमते हैं वो लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व। जो भू स्थिर उपग्रह है वो सभी के सभी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमते हैं। और ये पृथ्वी से कितने 3600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने? पृथ्वी की यानी कि रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर 3600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। कौन? ये भूस्थित उपग्रह होते हैं। और इनका आवर्तकाल पृथ्वी के ही समान 24 आवर किया गया है, ताकि पृथ्वी के समकालीन चले, ताकि सभी जगह का लोकेशन सही सही बता सके। इसका कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, किमी पर सेकेंड होता है, यानी कि 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है? ये कक्षीय वेग होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टीवी में, जैसे जो टीवी है, फिर हम लोग का क्या हो जाता है? रेडियो हो जाता है। ये सब इससे सैटेलाइट से तरंग भेजा जाता है और ये इसी के साथ साथ घूमता है। बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का ऑप्शन मतलब 25वां क्वेश्चन है, वर्ष 2005 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दें कि 2005 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां बन गई थी, यानी कि कितने तरह के कंप्यूटर का प्रकार बन गए थे। जल्दी जल्दी आंसर करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार। जो 5 प्रकार है फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी कब से कब है? 1951 से 58 तक का है। और इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब यानी ईटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब 1951 से 1958 के बीच में, और ये फर्स्ट था। और दूसरे में क्या आया? सेकेंड में पीढ़ी में आया था क्या? ये सेकेंड पीढ़ी कब से कब तक था? 1959 से 1964 तक। इसमें क्या था? ट्रांजिस्टर बना था। क्या बना था? ट्रांजिस्टर। फिर तीसरी पीढ़ी आया हम लोगों का कंप्यूटर युग का। तो तीसरी पीढ़ी थर्ड पीढ़ी जब आया तो कब से कब था? तो 1965 से 1970 था। इसमें क्या बना था? इंटीग्रेट सर्किट। जो इंटीग्रेट सर्किट है, आईसी जो होता है, आईसी होता है ना, वही बना था। और ये चौथा पीढ़ी था, फोर्थ वाला, ये 1970 से हम लोग का 1989 तक था। इसमें क्या बना था? बृहद एकीकरण सर्किट, पीसी भी बना था, यानी पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क का विकास, माइक्रो प्रोसेसर भी इसी में बना था। इसके बाद 2005 तक हम लोग का आ गया था कौन सा कंप्यूटर? 5वीं पीढ़ी का, फिफ्थ। ये कब से कब था? 1989 से जो है अब तक है। अब तक यानी 2005 तक क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम लोग कब तक चल रहे हैं? 2021 में चल रहे हैं। तो इतना तक अब तक क्या है? नोटबुक है, नोटबुक बन चुका है हम लोगों का। और क्या क्या बन चुका है आप लोग समझ सकते हैं। लैपटॉप है, ये कंप्यूटर का ये 5वें पीढ़ी का ये सब है। लैपटॉप हो गया, ULSI हो गया। और क्या हम लोग का है? इंटरनेट का विकास सबसे ज़्यादा जो हम लोग का है, इंटरनेट का विकास किस में हुआ था? 5वीं पीढ़ी में हुआ था। किस में? 5वीं पीढ़ी। और यही 5वीं पीढ़ी में हम लोग विकास में चल रहे हैं। और ये 2005 तक क्या हो गया था? डेवलप हो गया था।
तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के आल बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सभी लोग लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, ऐसे ही फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।